हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन वीडियो में आज का वीडियो हम जो कर रहे हैं इसमें एचटेट के टीजीटी का 2025 का जो एग्ज़ाम आया था मैथ्स का, उसमें जो मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या पूछा गया है, √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3 का मान क्या होगा, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपको दिया गया है उस वैल्यू के साथ में आपने, एक तो तरीका ये है कि इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका आप एलसीएम कंसिडर करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में देखो, ये टर्म जो पहली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इस टर्म को ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, √5 प्लस √3 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है ये वाली, इस टर्म को ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेगी, तो ये इसका स्केयर बन जाएगा। और डिवाइड में क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगेगा। तो डिवाइड वाला तो बड़ा सिंपल है, सिंपल आ जाएगा 5 - 3। अब इस ऊपर इसका स्केयर आएगा, जब स्केयर आएगा तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो √5 का स्केयर 5 प्लस √3 का स्केयर हमारे पास 3 आ जाएगा, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √5 इंटू √3 मतलब √15। सिमिलरली इसके साथ और क्या आएगा, प्लस में इसका स्केयर आएगा, तो √5 का स्केयर अगेन 5 प्लस अगेन 3, और अब ये माइनस आ जाएगा 2√15। तो ये वाली टर्म माइनस वाली इस टर्म प्लस वाले कैंसिल कर जाएगी। ये 5 + 3 यहाँ है और 5 + 3 यहाँ है, तो ये कितना बन गया हमारा 16। डिवाइड में हमारे पास है 5 - 3 इट इज 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8, और 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है द फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 24 एंड 60, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। इनको निकालने के लिए आपको जो टर्म दी गई हैं उनको आपने फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि 92, ये जो 18 है, 18 का जब आप फैक्टर करोगे तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 2, और 9 का फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 × 3 × 2, ये हो गया 18 का फैक्टर। 24 को फैक्टराइज करोगे तो ये होता है 6 × 4 = 24, 6 को लिखोगे आप 3 × 2, उसके बाद में 4 को लिखोगे अगेन आप 2 × 2, ये इसका हो गया। 60 का करोगे तो होता है ये 5, ये 10 × 6 = 60, और 10 को लिखोगे 5 × 2, और 6 को लिखोगे 3 × 2। अब ये पूछ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर आपने इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल हैं वो आपने छांटने हैं। जैसे ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे है, इन सभी में नहीं है, लेकिन इसको आप कंसिडरेशन में लेके चलेंगे क्योंकि ये तो चाहिए चाहिए। और ये जो रिजल्ट आएगा एलसीएम का रिजल्ट ऐसा नंबर आना चाहिए जिस नंबर को ये सभी संख्याएं 18, 24 और 60 भाग कर सकें पूरा पूरा। ठीक है, और वो छोटे छोटे नंबर आपने देखना है, 120 देखेंगे तो नहीं बनेगी बात। इसको चेक करके देखो, सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखिए, 3 × 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो कॉमन आ ही जाएगा 3 × 2। उसके बाद में 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो अब यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो 120 वाले में यही दिक्कत आनी थी, ये इसमें मल्टीप्लाई ना होता। फिर क्योंकि 60 भी है, ठीक है, तो आप इसमें जब छंटनी करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, ये तो आना ही आना है 5, 3 × 2 गुना 5 × 2 मल्टीप्लाई में ये कितना बन गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 60 बन गया। अब ये फैक्टर इनमें और कंसिडर करके देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, 3 × 2, 3 × 2, अब भी बच गया 3, ये नहीं है तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 6 × 3 = 18। अब इसमें आते हैं
तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये 3 इसमें आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, बट ये 2 फिर नहीं आया, तो इसको भी कंसिडर करो। तो कम से कम आपको वो फैक्टर लेने ही हैं जो इसमें मल्टीपल में आते होंगे। अब ये बन गया 6 और 10 60, 60 और 6 360। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। इसका शॉर्ट मेथड भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि फैक्टर निकाल के आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, यानी लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है, आयतन है हमारा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका अगर आप डायग्राम बना के देखो तो कुछ इस तरीके का बनेगा राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम। ये डायरेक्शन यहाँ आएगी और ठीक है, इस तरीके से ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये वाली हाइट है, दिस इज h, दिस इज r। अब ये क्या कह रहा है कि आपको दिया गया है डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगा 4 और वॉल्यूम दी गई है 48। तो वॉल्यूम का आपको फार्मूला आना चाहिए, राइट सर्कुलर कोन का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, द फार्मूला इज 1/3 पाई आर स्केयर एच, ये इसका होता है फार्मूला। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 48 पाई दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना है, आंसर किस चीज का चाहिए आपको, हाइट का, एच का वैल्यू चाहिए। तो इसमें पाई से पाई आप कैंसिल कर लेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, आर स्केयर, आर की जगह पे वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो आप, 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 स्केयर 16, 16 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर, तो ये हो जाएगा 16 तिये 48 और 3 तिया 9, इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारे यहाँ पे रिजल्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे इसको आंसर में 0 1 2 इस तरह कराते हैं, लेकिन आप इसको अगर एग्जैक्ट आंसर करोगे तो आपका जो वैल्यू आता है √2 का, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर इसका दे देता हूँ। √2 का वैल्यू हमारा आता है दैट इज 1.41421, ये वैल्यू आता है। अब इसमें पूछ रहा है 3 स्थानों तक दशमलव के बाद में आपने देखना है, तो ये आ जाएगा कितना, 1.414। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दी है 15। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बेस एरिया दे रखा है, सबसे पहले उनको लिख लो, दिया क्या हुआ है आपको, दिया गया है बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में आपको ऊंचाई दे रखी है, h दे रखा है, h कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी सिंपल सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज पाई आर स्केयर एच। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो पाई आर स्केयर जो है वो क्या है, बेस एरिया ही है, तो वो कितना दे रखा है आपको, 154 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना दे रखा है, 15। तो आपको 154 और 15 का गुना करना है, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा आपका वो बनेगा 21, दैट इज 2310, क्योंकि 15 चौके 60, 0 आ गया, उसके बाद 15 15 5 75, 75 और 6 81, 8 बच गया, 15 के 15 और 8 23, ठीक है, यही आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में 8 बार चौका लगाता है। ठीक है, 40 गेंदें उसने खेली और उसमें 8 बार वो चौका लगाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसने चौका नहीं मारा। क्वेश्चन किस चीज का है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, चांसेस का। अब इसको ध्यान से देखो, कितनी गेंदें उसने खेली, वो हो जाएंगे टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट कितने हैं हमारे पास, 40। ठीक है, उसके बाद में 8 बार उसने चौका लगाया,
ये ध्यान रखना है, ये 2 नंबर आपको ध्यान रखने हैं। 40 गेंदें उसने खेली, 8 बार उसने चौका लगाया। अब चौका नहीं लगना, इस चीज की आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले आप कि चौका लगेगा उस चीज को आंसर कर लीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी उस चीज की हम निकाल लेते हैं कि उसने 8 बार चौका लगाया। ठीक है, तो 8 बार उसने 4 लगाया, इसको भले ही आप ये लिख लो या इसमें इसकी जगह पे आप एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि ये लिख लें कि उसने 4 लगाया, चौका लगाया। चौका लगाने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल इवेंट 8 हो गए, टोटल कितने हैं वैल्यू 40 है, तो ये हो जाएगा 1/5। यानी कि 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो चौका लगा सकता है। तो अब चौका नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चौका नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी को आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा के लिख देंगे। और ये फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी इवेंट के नहीं होने की टोटल जो है वो 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट के नहीं होने की निकालेंगे तो इस फार्मूले से क्या निकल जाएगा? विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की, ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/5। ठीक है, इस आंसर को करेंगे और आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको सिंपली सोल्व करके देख लो, ये 5 एकम 5 माइनस 1/5, तो ये कितना बन गया? 4/5। ठीक है, 4/5 बन गया। इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो दिस इज 0.8। तो 0.8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 4000 की आबादी वाले गांव में प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 20 गुणा 15 गुणा 6 मीटर के माप की टंकी, इस टंकी में कितने दिन तक पानी चलेगा? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको तरीका क्या यूज करना है? इस तरीके में आप इसमें क्या देखोगे कि आपके पास में जो वैल्यू है वो क्या है? गांव है जिसमें आबादी कितनी है? 4000, और हर एक घर में 150 लीटर की टंकी दे रखी है। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया? टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 4000 गुना 150 लीटर, ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है, इतने पानी की आवश्यकता है। अब क्या कहता है? 20 मीटर गुना 50 मीटर, 15 मीटर गुना 6 मीटर माप की एक टंकी है गांव में। अब इस टंकी का पानी कितने दिन तक चलेगा ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो होगी रिक्वायरमेंट। अब पानी है कितना वो पता करने के लिए पहले आपको इस टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो टंकी का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? क्योंकि टंकी जो है वो क्यूबिकल शेप में इसमें 3D के अंदर दे रखी है, तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका करना है? 20 मीटर, मल्टीप्लाई करना है इसको 15 मीटर के साथ, मल्टीप्लाई करना है इसको 6 मीटर के साथ। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 छिक्का 90, 90 और 20 को करोगे तो 1800। ठीक है, 1800 मीटर क्यूब आपकी इस टंकी का आयतन है, वॉल्यूम है। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो वैल्यू होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, तो अब इस वॉल्यूम को जब आप कन्वर्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपका वॉल्यूम कितना है या आपके पास पानी है कितना, वो बड़ा सिंपल सा है, 1800 गुणा 1000 लीटर, ये आपके पास पानी की वैल्यू है। और आपको यूज कितना हो रहा है? 4000 गुणा 150 लीटर, इतना सारा यूज हो रहा है। तो कितने दिन पानी चलेगा उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जो आपके पास टोटल पानी का स्टोरेज है 1800 गुणा 1000, उसको हम भाग कर लेंगे किससे कि पानी लग कितना रहा है, तो 4000 गुणा 150 से। इसको जब इससे भाग करेंगे, सॉल्यूशन करके देखो, इसका बड़ा सिंपल है कि 1000 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 पे कट जाएगा। उसके बाद एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल कर देंगे, और 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ये 2 पे चला गया, ये चला गया हमारा 90 पे। अगेन 15 दूनी 30 और ऊपर 90 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 30 तिया 90, 3 आएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि 3 दिन तक वो पानी चलेगा। ये आपका इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके अंदर आपको, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठोस बेलन का मतलब सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो दिया क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करो। पहले दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का लगा लो फॉर्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम का फार्मूला होगा बच्चे हमारे पास में, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है? 448 पाई दे रखा है। और क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है कितनी? 7। तो आप एक काम करो, दोनों को कंपेयर कर लो। पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। एच आपको दे रखा है 7, इसकी आप वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो आर स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा? 448 बटे में 7। ठीक है, ये कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा 7 छिके 42 और 7 चौके 28, 64 पे। तो आर निकल जाएगा बेटे, यहाँ से आर निकलेगा √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला बड़ा इजी सा है, फार्मूला याद रखना है। जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई आर इंटू एच, वो इसका रिजल्ट होगा। वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की वैल्यू पुट कर देंगे 8, और गुणा एच दे रखा है आपको कितना? 7। तो 7 से 7 कैंसल, ये 22 दूनी 44 और 44 8 352 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99, √2 क्या है? परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, अप्रिमेय है या पूर्णांक है? क्या है √2? रेशनल नंबर है, नेचुरल है, इरेशनल है या इंटीजर है? तो बेटा हमेशा याद रखना है, √2 जो है, √2 ये आपका इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रेशनल नंबर समझते हैं, ये अप्रिमेय संख्या है, इसको आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इज, यदि 6 7 4 7 पी 10 का माध्य 8 हो तो पी का मान ज्ञात करो। माध्य क्या होता है? मीन। मीन निकालने के लिए करना क्या होता है? संख्याएं जो दी होती हैं उनको आपने जोड़ के, जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग करना है, आपका आंसर आता है। तो आपको दिया क्या हुआ है? वैल्यू दी गई है 6, जोड़ दो इनको, +4 +7 +p +10, कितनी वैल्यू हो गई? 5। तो इसको 5 से भाग करो, और ये बराबर किसके है? दिया हुआ है 8 के बराबर है। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना? 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 7 27 प्लस p, दिस इज 27 प्लस p इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ चला जाएगा तो ये बन गया 40, p निकल जाएगा 40 में 27 निकाल दो 13, तो 13 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होते हैं उसको समझ लो, आपको ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, जो एंगल होते हैं बेटा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। चाहे वो एक्स वाई के बीच में देख लो, चाहे वो एक्स जेड के बीच में देख लो, चाहे वो वाई जेड के बीच में देख लो। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? एक दुकानदार एक प्रोडक्ट को, जो उसके ऊपर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब जो प्रिंटेड रेट है उसका, उसके ऊपर वैल्यू कितना है? 3,750 रुपये, इसे वह 20% छूट पर बेचता है और फिर वह 250 रुपये लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच में गैप कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, वैल्यू कितना लिखा गया है उस पर? 3,750। छूट कितनी देता है? 20% की छूट देता है। ठीक है, अब 3,750 रुपये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखो। 3,750 रुपये उसका उसने MRP डिसाइड किया है, उसने खुद लिखा है, ये वैल्यू इसका है। ठीक है, अब इस MRP के बाद में 20% छूट देने के बाद मतलब वो सेल करेगा उसको
तो सेल कितने में करेगा? सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, वो आपको 20% छूट करके आना है। तो 20% किसका करना है आपको? आपको 3750 का करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 750 रुपये। अब यानी कि 750 रुपये छूट करके बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना हो गया? ये तो छूट हो गई हमारी। अब इस छूट को इस प्राइस में से माइनस करना है, तो आपका एग्जैक्ट प्राइस आएगा यानी कि 3000 रुपये। 3000 रुपये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 3000 रुपये में उसको बेच देता है। अब ये कहता है कि वो 3000 में बेचने के बावजूद 250 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, वो 3000 रुपये बेचने के बावजूद 250 रुपये का क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। अब 250 का अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो इसका मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहा होगा? एक्चुअल कॉस्ट उसका क्या रहा होगा? एक्चुअल कॉस्ट उसका रहा होगा 3000 में से 250 निकाल दें तो वो उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा, वो कितना होगा? 3000 में से आप 250 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 2750। तो 2750 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट है, और उसने एमआरपी कितना डिसाइड कर रखा है? 3750। इसने पूछा क्या था कि अंकित मूल्य यानी एमआरपी और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में गैप कितना है। तो गैप कितना है वो निकाल दो, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? डिफरेंस डी। 3750 उसने उसकी प्रिंट कर रखा है, और उसका एक्चुअल कॉस्ट उसको लगा कितना था? 2750 रुपये। कितना गैप है दोनों में? 1000 रुपये का गैप है। तो ये हमारा आंसर हो गया। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहा के पिता ने 360 में 3 दर्जन पेंसिल खरीदी, 7 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। 360 रुपये में 3 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य आपको निकालना है सबसे पहले। 360 रुपये में 3 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 पेंसिल होगी, 12 या 36 पेंसिल उसने खरीद ली, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। 7 पेंसिल का निकालना है, तो 7 का निकालने के लिए सिंपल सा है, 7 को 10 से गुणा कर दो, 70 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, x³ माइनस 7x+6 के गुणनखंड फैक्टर निकालने हैं। x³ माइनस 7x+6 के फैक्टर निकालने हैं। एक काम करते हैं, x³ माइनस इसमें x माइनस 6x+6 कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, x ले लो कॉमन, ये बच जाएगा x² -1। यहाँ 6 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा x -1। क्लियर। अब जो x² -1 है उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो x+1 और x -1, और माइनस में क्या है? 6x -1। अब x -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लो, तो x -1 हमने कॉमन ले लिया। x -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? x इंटू x+1, तो ये बचेगा, इसको हम गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² + x, और यहाँ क्या बचेगा? 6 सिर्फ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या काम करो, उसको अगेन लिखते हैं x -1। अब x², जो x है उसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 2x, और माइनस में 6, कोई हर्ज नहीं है। जब इसको आप लिखोगे x -1, अब यहाँ देखो, इसमें x कॉमन ले लो तो x+3, यहाँ -2 कॉमन ले लोगे तो x+3, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो x -1 हो गया, अगला फैक्टर क्या बनेगा? x+3 बनेगा। उसके बाद बचेगा क्या? यहाँ बचेगा x कॉमन लिया गया था, यहाँ -2 कॉमन लिया गया था, तो वो आ जाएगा x -2, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा है? x -1, x+3, x -2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो लगातार संख्याओं का योगफल का फार्मूला आपको आना चाहिए, बड़ा इजी सा फार्मूला है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुट कर दो, कितनी संख्याएं हैं? 50, तो ये हो जाएगा 50 जमा 1/2, तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 51। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1275। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि थीटा न्यून कोण है, ठीक है, और वैल्यू आपको इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, तो टेंजेंट 5 थीटा प्लस कोट की पावर 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आपको आंसर करना है। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले क्या काम करोगे, आप पहली इक्वेशन को सोल्व करके देखिए। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद हो तो सबसे अच्छी बात है कि थीटा 45 डिग्री पे इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब ऐसा होगा। अगर ये याद नहीं रहता तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, कोट को आप क्या लिख लो, 1/10, तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर क्या है, 2। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा बराबर 2। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये हम कर सकते हैं। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा टेन थीटा का प्रॉपर स्क्वायर है। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो आपके थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हैं, याद हो तो सबसे अच्छी बात है। ओके, अब थीटा अगर 45 डिग्री है तो 10 की पावर 5 कर रखा हो, कोट की पावर आपको ये कर रखा हो। अच्छा, कोट भी 45 पे 1 होता है, 10 भी 45 पे 1 होता है। तो यहाँ आपके पास 10 की पावर 5 बेशक दे रखी हो, ये क्वेश्चन को उलझाने के लिए किया हुआ है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर भी करना है तो 10 की पावर 5 दे रखी है तो 5 टाइम 10 लिख लेंगे, लेकिन हर एक टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली 1 ही रहेगा। प्लस हर एक कोट थीटा की वैल्यू 1 है तो 10 टाइम लिख लो तो भी ये 1 ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, 50 नेचुरल नंबर आपको दिए गए हैं और उन 50 नेचुरल नंबर का ये क्या कहता है कि दो नंबर ऐसे चूज करने हैं फ्रॉम दिस 50 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर बीइंग प्राइम। प्राइम नंबर आना चाहिए रिजल्ट में, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य है, जिनको सिर्फ वो संख्या खुद और एक जो है उसको भाग कर सके। ठीक है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम कौन कौन से होते हैं पहले उनको लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद 29 31 37 41 43 और 47। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं इसमें। और कहाँ से कहाँ तक, पहली 50 नेचुरल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इन सब की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, ये कितने नंबर हैं, दे आर 15 नंबर्स। अब टोटल नंबर ऑफ यानी कि 15 नंबर चूज करने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, यानी जो 50 आपके पास नेचुरल नंबर हैं इनमें से 15 नंबर चूज करने के, दो नंबर ऐसे 15 नंबर चूज करने के हमारे पास तरीके कितने हो सकते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, दैट इज बड़ा सिंपल सा, इसको याद कर लेना, रू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे n क्या होता है, n क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, डिवाइड बाई r जो वैल्यू चूज करनी होती है। तो चूज हमें कितनी करनी है, कितने नंबर चूज करने हैं आपको, सिर्फ दो नंबर चूज करने हैं। ठीक है, और कितने में से दो नंबर चूज करने हैं, 50 में से करने हैं। तो आपके पास क्या आ गया, ये
यानी ये जो वैल्यू आ रही है, ये मान के चलो टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि 50 नंबरों की संख्या है, उसमें से कोई 2 नंबर चूज करने हो तो कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं उसको चूज करने के, वो बन रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा आपके पास 50 गुना 49, और इसके गुना में आएगा फैक्टोरियल 48, और डिवाइड में आएगा 2 गुना में ये फैक्टोरियल 48, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, ये आ जाएगा 25 गुना 49। तो 25 और 49 को जब आप गुना करेंगे तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास में वो आएगा बेटे 1225। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इनको चेक करते हैं कि जो 15 नंबर आपके पास प्राइम हैं, इनको 2 नंबर क्योंकि आपने चूज करने हैं तो कितने नंबर ऑफ वे हो सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए कॉम्बिनेशन 15C2 का निकाल लो। तो बड़ा सिंपल है, ऊपर 15 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ अगेन 2 और यहाँ 15 माइनस 2, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 14 और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 13 डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 13, तो ये इसे कैंसिल कर देंगे और ये इस पे 7 पे कट जाएगा, तो वैल्यू 15 7 हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 105, 105। क्लियर। तो आपके पास अब क्योंकि आपको आंसर क्या चाहिए, 15 CR डिवाइड बाई 50 CR आपने करना है, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी का, वो वैल्यू क्या होगा, 105 को भाग करना है आपने 1225 से। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर 21/245 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, P, Q और R मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, P प्लस Q प्लस R किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। यदि P, Q, R की दक्षता, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 20:15:12 हो, तो R अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो R अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, P प्लस Q प्लस R की, वो निकाल लो, जोड़ लो इनको, 20 और 15 35, 35 और 12 47, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 47 है। ठीक है, कितने दिन काम करना है, 30 दिन करना है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 30 गुना 47, इतना काम टोटल है, 1410 काम जो है वो करना है आपको। ठीक है, अब आर की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 12, तो पूछ क्या रहा है कि आर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो निकालने के लिए डेज निकालने हैं जो आर ने कंज्यूम करने हैं। वो सिंपल है कि जितना काम है उसको आर की एफिशिएंसी से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और ये रिजल्ट हमारे पास कितना रहेगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 और ये यहाँ पे आ जाएगा 705, 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 10 15, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 7 और 5 12, 3 से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटे 235/2, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। 235 ये नहीं होगा, अरे क्या कर रहा है मनोज कुमार, 235/2 ये आंसर होगा। अप्रोच कैसे करना है, टोटल दिन कितने लगे, तीनों को मिलाकर 30, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 47, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने से 1410, और आर की एफिशिएंसी कितनी है 12, उसे भाग कर दो, आर ने कितना टाइम लगाना है वो आ जाएगा, सिंपल है। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको बताया था कि एक तो महत्तम समापवर्तक होता है, एक लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो जब महत्तम समापवर्त्य निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और जब लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ये आपको याद रखना है। तो संख्या क्या दी गई है, 24, 30 और 54 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, वही फैक्टर करो, 6 चौका 24, 6 5 30 और 9 छिका 54। अब इसमें ध्यान से देखो, इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो भी कोई ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, इसको लिखेंगे
तो आपको 3 गुणा 2 गुणा 5 लिखना पड़ेगा। इसको लिखोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 करना पड़ेगा। ये किसका वैल्यू है भाई? ये 24 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? ये 30 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? ये 54 का वैल्यू है। अब कॉमन देख लो, 3 कॉमन है सब में तो 3 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 कॉमन है सब में तो 2 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ और कॉमन है या सिर्फ 5 है, वो इनमें है नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 6। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब 441 है, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 12 क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप उसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इजी सा मेथड आपको बताता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या वैल्यू दिया गया आपको यहाँ पे? 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 12 क्यूब। अब एक काम करो, 2 को 1 गुना 2 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो 2 को हम लिख देंगे 2 गुना 1 और इसका क्यूब। 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2 इसका क्यूब। 6 को लिख देंगे 3 गुणा 2 इसका क्यूब। इस तरीके 8 को लिख देंगे 4 गुणा 2 इसका क्यूब। इसी तरीके से 10 को लिख देंगे 5 गुणा 2 इसका क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से 12 को लिख देंगे 6 गुणा 2 और उसका क्यूब। अब इनमें ध्यान से देखो, 2 का क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में कॉमन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 के क्यूब को मैं लेता हूँ कॉमन। पीछे क्या बचा? 1 का क्यूब। यहाँ क्या बचा? 2 का क्यूब। यहाँ क्या रहा? 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। और ये जो है कितना है? 441 है। तो 2 का क्यूब गुणा में क्या आ जाएगा? 441 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, ये होगा 8 गुना 441। तो 8 गुना 441 को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3538। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है, आंकड़े दिए गए हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20, 32। फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन क्या होगा? मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। तरीका क्या आता है इस तरह के क्वेश्चन का? सबसे पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले नंबर मेरा कौन सा आएगा? 20। 20 के बाद नंबर कौन सा आ रहा है बेटे? 22, फिर 23, फिर 25, फिर 26, फिर 28, फिर 31, फिर 32 और 34 और 35। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टर्म कितनी बन गई आपकी? 10। और 10 कैसी टर्म है? इवन। अगर, इस बात को याद रखना, इफ अगर n यहाँ पे ओड नंबर होता, यानी ये नंबर या तो 7 होता या 9 होता या 11 होता, तो सिंपल सा था कि आपने क्या करना होता है, उस समय 3 नंबर यानी 7 आता तो 3 पहले वाले छोड़ देते और 3 बाद वाले छोड़ देते और सीधा क्या करते, इसको जस्टिफाई कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन अब इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 छोड़ देंगे यहाँ तक और लास्ट के 1 2 3 4 ये छोड़ देंगे और इन दो नंबर को जोड़ के उनसे डिवाइड कर, यानी कि फॉर्मूला है इसका ये 26 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा? 27। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर ये जो दिए गए नंबर हैं ये ओड नंबर होते तो डायरेक्टली आप क्या करते, बीच में एक नंबर रह जाता, बराबर संख्या इधर छोड़ देते और बराबर इधर छोड़ देते, वो नंबर उठा लेते, सीधा वो आपका आंसर होता। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, तो आपको इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग करके जो रिजल्ट आएगा उसको सिलेक्ट करना है। चलिए,
लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन क्या है, नंबर दिए गए हैं आपको 2, 2, 4, 5 एंड 12 और नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें मीन, मोड, मीडियन ये दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट में ट्रू कौन सी है। तो सबसे पहले आप इसको ऑर्डर में लिख लो, वैसे तो लिखा ही हुआ है 2, 2, 4, 5, 12। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज अभी आपको सिखाया मैंने, मीडियन क्या होता है, मीडियन मिड वाला नंबर होता है। तो मिड वाला नंबर यहाँ पे कौन है, 4 है। तो इसका मतलब आपका एक रिजल्ट तो बन गया, दैट इज मीडियन। मीडियन का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं मीन। मीन कैसे निकालना है सिखाया था, सभी को जोड़ के जितने नंबर होते हैं उनसे भाग करना होता है। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 12 20, 20 और 2 25। ठीक है, 25 को भाग करेंगे, कितने नंबर है, 5। तो 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मीडियन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मीडियन और मीन बराबर तो हो नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन कट गया। क्लियर। अब निकालना है मोड। मोड क्या होता है कि कोई संख्या कितनी ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो इसमें ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 2। तो इसका मोड वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब देखो तीनों चीजें आ गई, मीडियन मीन और मोड, तीनों ही बराबर नहीं है। तो पहला तो कट गया, मीन और मीडियन बराबर नहीं हो सकते। लास्ट वाला भी कट जाएगा कि मोड और मीडियन भी बराबर नहीं हो सकते। अब देखो मीन जो है वो मोड से छोटा है, मीन जो है वो मोड से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है। मीन जो है वो मोड से बड़ा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस को आप करिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं और मैक्सिमम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दिए जाएं ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो आने आगे उनमें आपको हेल्प हो सके और कंसेप्ट आपके क्लियर हो। थैंक यू।